असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए ये नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। रात खाने के बाद सीरत और नाइल वापस आ रहे थे। सीरत मैडम सो रही थी। नाइल उसको देखकर मुस्कुरा पड़ा जब अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी थी। नाइल ने फौरन ब्रेक लगाई थी। सीरत जो थकन की वजह से सो गई थी, जब गाड़ी को झटका लगा तो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ, घर आ गया? सीरत ने नाइल की तरफ देखते हुए पूछा, जो संजीदगी से सामने देख रहा था। तालिश को कॉल करो जल्दी, नायन ने कहा। तो सीरत ने जल्दी से तालिश की कॉल की, जिसने पहली बेल पर ही कॉल अटेंड कर ली थी। नायन ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा और जगह का बताते कहा कि कुछ आदमियों को अभी और इसी वक्त जहाँ पर बेचे, और ये कहते ही उसने मोबाइल बंद कर दिया था। तालिश काफ़ी हद तक बात समझ गया था, इसलिए उसने अपने आदमी को फ़ोन किया और वहां पहुंचने का कहा। बाहर मत निकलना, नायल ने सतलज में कहा और खुद गाड़ी से बाहर निकलने लगा। नायल, आप कहाँ जा रहे हैं? सीरत ने परेशानी से बात से पकड़ते हुए पूछा, जिसने एक नज़र उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। अगर कोई और वक्त होता तो तुम मुझे इतने प्यार से रोकती तो मैं रुक जाता, लेकिन अभी जो मैं सामने गाड़ी लिए खड़ा है ना, वो हमारे रोमांस के खत्म होने का इंतजार तो हरगिज नहीं करेगा। नायल ने एक आंख दबाते हुए बेबाकी से कहा। सीरत ने आंख पे फैलाई हुई हैरानगी से नायल की तरफ देखा था, जो उसकी सूरत में भी मजाक कर रहा था। सीरत ने उसके हाथ को छुड़ा तो नायल बाहर निकल कर आया। सामने ही अहमद खड़ा था, उसके हाथ में गन थी। तुम? नायल ने अपने लहजे में मुस्कुराई संजीदगी लाते हुए अहमद को देते हुए कहा। अपनी बहन से मिले आए हो? नायल ने कहा तो अहमद ने उसे घूर कर देखा। सीरत को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अहमद ने सत लहजे में कहा। तुम मेरी जान बख्शोगे? क्या मजा है? तुम्हें लगता है कि इस तरह बीच रास्ते में मुझे रोककर तुम मुझे कहोगे कि मैं तुम्हारे हवाले अपनी बीवी कर दूं और मैं बेगैरत बना उसे तुम्हारे हवाले कर दूं? नायल ने गुस्से से कहा था, क्योंकि वह अहमद को देती उसी दिन समझ गया था कि वो किसी खास मकसद के तहत वहाँ गार्डनर में सीरत के पास खड़ा था, और उन्हें इससे समझ आ गई थी कि वो क्या चाहता है। तुम्हारी बीवी को तुमसे पहले मैं चाहता था, समझे? तुम दरमियान में आई, और अगर तुमने आराम से मेरे हवाले न किया तो मैं तुम्हें मारकर उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, और वैसे भी तुम्हें मारने के मुझे ऑर्डर मिले हुए हैं, अहमद ने कहते अपनी गन का रुख नायल की तरफ किया था। सीरत जो अंदर बैठी दोनों को देख रही थी, वो अहमद को भी पहचान गई थी। जब उसने अहमद को नायल की तरफ गन करते देखा तो गाड़ी का दरवाजा खोले बाहर आई। नायल ने खा जाने में नजर से सीरत को देखा था। सीरत को देते ही अहमद मुस्कुरा पड़ा। तुम्हारा ही इंतजार था, अहमद ने सीरत को देते मुस्कुरा कर कहा। उससे पहले कि नायल कुछ कहता, फायरिंग की आवाज़ उसने सीरत को भी जानिब खींचा था और वहां से भागने लगा। जब अहमद ने गुस्से से नायल पर गोली चला दी थी, गोली की आवाज़ सुनते सीरत की चीख वहां पर गूंजी थी। नायल ने अपने दर्द की परवाह किए बगैर उसे अंधेरे में लिए गायब हो गया था। गोली उसके बाजू को छूकर गुजरी थी, जहां से खून निकल रहा था। अहमद भी वहां से भाग गया था, क्योंकि वो इतने सारों का मुकाबला अकेला नहीं कर सकता था। जुबैर शबनम को अपने दूसरे घर लेकर आया था। अभी वो घर आया ही था कि जब महक ने उसे वो तस्वीरें भेजी, जिसे देखते ही उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था। लेकिन पहले उसने परी से बात करनी थी, उसके बाद वो महक को देख लेगा। परी जिस कमरे में गई वो जुबैर का नहीं था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो परी अपनी ज्वेलरी उतार कर टेबल पर रख रही थी। प्लीज शबनम, मेरी बात सुन लो, जुबैर ने आगे बढ़ते उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, जुबैर प्लीज अभी यहाँ से जाएं, मेरा सर दर्द से फट रहा है, परी ने संजीदगी से कहा। उसकी आंखें शुरू हो रही थी। मुझे प्लीज एक मौका तो दो सफाई का, जुबैर ने बेबसी से कहा। लेकिन परी रुख मोड़े खड़ी हो गई थी, जिसका साफ मतलब था कि वो कमरे से जाए। जुबैर ने एक नजर परी पर डाली और वहां से चला गया। परी ने रुख मोड़े देखा, लेकिन जुबैर जा चुका था। वो परी थोड़ी देर अकेली रहना चाहती थी ताकि कोई फैसला कर सके। जुबैर सीधा अपने चचा के घर आया था और महक पहले से वहां पर मौजूद थी। जब उसे पता चला कि आज जुबैर का निकाह है, उसे किसी भी पल सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए अब मुजम्मल के घर आई थी। आपने तो कहा था कि वो लड़की तस्वीरें देखने के बाद खुद ही रिश्ते से इनकार कर देगी, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उस जुबैर का नकाब भी हो गया, महक ने चीखते हुए कहा। जुबैर महक की बात सुनकर वहीं पर रुक गया था। मैं खुद नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ। उस लड़की को इनकार करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, मुजम्मल ने परेशानी से कहा। जुबैर को अब सारी बात समझ में आई थी कि क्यों उसका चचा मान गया था। जुबैर गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। तो ये प्लान था आप दोनों का, जिसमें आप दोनों बूटों से नाकाम हो गए, जुबैर ने कहा। जाने में नजर से महक को देते हुए कहा, जो कि जुबैर को वहां पर देखकर घबरा गए थे। आज मुझे शर्म आ रही है आप जैसे इंसान को अपना चचा कहते हुए, जो मेरी खुशियों का दुश्मन निकला। आप जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते, जो सिर्फ अपना भला सोचते हैं। आज के बाद आप या ये मुझे अपने या अपनी बीवी के इर्द गिर्द नजर आई तो मैं भी फिर दोनों का लिहाज नहीं करूंगा और भूल जाऊंगा कि आप मेरे क्या लगते हैं, इसलिए मेरे मामला से दूर रहें, जुबैर ने डरते हुए कहा और पास पड़े सोफे को जोर से ठोकर मारते वहां से चला गया। जुबैर तो आपके हाथ से निकल गया अंकल, तो बेहतर यही है कि जो आपने डील की थी उसे खत्म कर दे और डैड को सूद समेत पैसे वापस करें, महक ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। पीछे मुजम्मल अपना सर पकड़कर बैठ गया था। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया था। नायल, आप ठीक हैं?
सीरत ने नायल को देते हुए परेशान से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस समझ नहीं आ रही कि किस तरह जानना है। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। नायल ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। आपको मेरी वजह से गोली भी लगी। सीरत ने रोते हुए नायल को देखते हुए कहा और नायल ने हैरानगी से सीरत की तरफ देखा था। सीरत मेरी जान, तुम्हें सिर्फ दो बातें आती हैं, एक सब कुछ आपकी वजह से हुआ और दूसरी ये सब मेरी वजह से हुआ। नायल ने घूरते हुए कहा तो सीरत के रोने में रवानी आ गई थी। आप मेरे मजाक बना रहे हैं, मुझे डर लग रहा है और आपको गोली लगी है। सीरत ने खौफजदा लहजे में कहा, मैं ठीक हूँ, गोली छू कर गुजरी है और मैं यहाँ हूँ ना, मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। नायल ने सीरत का सर अपने सीने से लगाते हुए प्यार से कहा, अगर किसी जानवर ने हमें खा लिया तो? सीरत ने सर उठा हुए नायल को देते हुए मासूमियत से पूछा, फिक्र मत करो, जो भी जानवर आएगा तुम्हें तो हरगिज नहीं खाएगा। नायल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, वो क्यों? सीरत ने हैरानगी से पूछा, उस जानवर का टेस्ट अब इतना भी खराब नहीं होगा। नायल ने कहा। पहले तो सीरत को उसकी बात की समझ नहीं आई, लेकिन जब उससे बात की समझ आई तो गुस्से में नायल के बाजू पर मुक्का दे मारा। क्या कर रही हो बीबी? नायल ने कराते हुए अपने बाजू पर हाथ रखा। सॉरी, वो मैं भूल गई थी, ज्यादा दर्द हो रही है? सीरत ने जल्दी से नायल के बाजू को देते हुए पूछा। हाँ हो तो रही है, लेकिन जब तुम करीब आती हो ना तो नहीं होती। नायल ने फिर से सीरत को लगी करीब करते हुए गंभीर लहजे में कहा, नायल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सीरत ने इर्द गिर्द देखते हुए उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि सच्ची में कोई जानवर ना आ जाए। तुमने तो बेहोश हो जाना है और जितना तुम्हारा वजन है मैं तुम्हें उठाकर भाग नहीं सकता। नायल ने भी संजीदगी से खुद की बात को इग्नोर किए जाने का बदला लिया। आप मुझे मोटी कह रही हैं? खुद क्या है आप? सच कहते हुए गुस्से से आगे बढ़ गई थी। पीछे नायल हंस पड़ा था और खुद भी उसके पीछे चल पड़ा। अहमद, मुझे लगता है भाई साहब को माना नहीं चाहिए था। शाहनवाज ने अहमद को देते परेशानी से कहा, जो अभी घर आया था। डैड, आप अभी तक इस बात को लेकर बैठे हुए हैं। आप अब आज़ाद हैं और सारी जायदाद आपकी है। पहले कुछ भी करने से पहले आपको हर बात उनसे पूछनी पड़ती थी, लेकिन अब आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। अहमद ने कंधे उचकाते आम से लहजे में कहा। उसने तो शाहनवाज को भड़काया था कि सिकंदर शाहनवाज का फायदा उठा रहा है और अगर वो जायदाद लेकर अपनी बहन को मरवा सकता है तो शाहनवाज की भी जान ले सकता है। और इन्हीं सब बातों में आकर शाहनवाज ने अहमद को कहा था कि जो तुम्हें बेहतर लगता है करो। तो उसने जानकर सिकंदर की जान ली थी। वो आंखें मूंदे लेटा हुआ था जब अहमद ने उसकी नाक के पास रुमाल रखा था जिस पर बेहोशी की दवा लगी थी और फिर अपना काम करने के बाद वहां से चला गया था। शाहनवाज को पता तो चल गया था कि उसका बेटा कोई आम काम नहीं करता, कुछ ऐसा तो जरूर करता है जो ठीक नहीं है। लेकिन शाहनवाज खामोश रहा। लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा था। इब्तिसाम तो मौके के तलाश में था कि किस तरह उसे मौका मिले तो नायल को जान से मार दे। और अगर उसे पता चल जाता कि उसके बाबा साहब को मारने वाला उसका अपना चचा है तो अपने चचा की जान लेने में भी देर ना लगाता। अब तो अहमद ने उसे यही कहा था कि सिकंदर की मौत का सीधा शक नायल की तरफ जाएगा और अगर इब्तिसाम नायल की जान भी ले लेता है तो वो जेल चला जाएगा। पीछे ये लोग आराम से रह सकते हैं। अहमद, तुम काम क्या करते हो? सिकंदर ने अहमद की तरफ देते हुए संजीदगी से पूछा। डैड, अभी तक आपको मालूम नहीं हुआ कि मैं क्या काम करता हूँ? अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा। हैड, इसे छोड़े, मुझे आपसे बात करनी थी। अहमद ने जल्दी से कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ। अहमद ने शाहनवाज को देते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है, लड़की भी तुमने पसंद कर ली होगी। शाहनवाज ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को पुरस्कुन करते हुए कहा, जी मैं सीरत से शादी करना चाहता हूँ। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। शाहनवाज की आंखें पूरी खुल गई थी। क्या कहा तुमने? किससे शादी करनी है? शाहनवाज से दोबारा पूछा। मुझे सीरत से शादी करनी है, जो मेरी कजन भी लगती है। अहमद ने कहा तो शाहनवाज ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। वो शादीशुदा है? नायल ने उसकी शादी हुई है तो तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो? शाहनवाज ने परेशान से पूछा। नायल की जान लेने के बाद मैं उससे शादी करूंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अहमद ने पीछे टेक लगाते आम से लहजे में कहा। शाहनवाज को तो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दे। जैसे काम वो खुद करता था उसका बेटा भी वैसे ही काम कर रहा था, बल्कि वो उससे ज्यादा आगे निकल गया था। शाहनवाज खामोश रहा था। अहमद का मोबाइल रिंग हुआ तो वहां से उठकर बाहर चला गया। ना चाहते हुए भी शाहनवाज शहरयार और अहमद का मुआवजा करने लगा था। दोनों उसके बेटे थे, लेकिन किस कदर मुख्तलिफ थे। आगे क्या होने वाला था ये किसी को मालूम नहीं था, लेकिन कुछ अच्छे होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। जुबैर शबनम को अपने दूसरे घर लेकर आया था। अभी वो घर आया ही था कि जब महक ने उसे वो तस्वीरें भेजी थी जिसे देखते उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था। लेकिन पहले उसने परी से बात करनी थी, उसके बाद वो महक को देख लेगा। परी जिस कमरे में गई वो जुबैर का नहीं था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो परी अपनी झुर्ली उतार कर टेबल पर रख रही थी। शबनम प्लीज मेरी बात सुन लो। जुबैर ने आगे बढ़ते हुए उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। जुबैर प्लीज अभी जाए यहाँ से, मेरा सर दर्द से फट रहा है। परी ने संजीदगी से कहा। उसकी आंखें सुरख हो रही थी। मुझे प्लीज एक मौका तो दो सफाई का। जुबैर ने बेबसी से कहा। लेकिन परी रूह मोड़े खड़ी हो गई थी, जिसका साफ मतलब था कि वो कमरे से जवाए। जुबैर ने एक नजर परी पर डाली और वहां से चला गया। परी ने रुख मोड़े देखा, लेकिन जुबैर जा चुका था। वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहती थी ताकि कोई फैसला कर सके।
जुबैर घर आया और वहीं सोफे पर बैठ गया था। उसका दिल कर रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे, और उसने ऐसा किया भी। जो चीज़ उसे नजर आई उसे जमीन पर फेंकते तोड़ दिया था। तोड़ फोड़ की वहाँ पर पड़ी जो बेड पर बैठी हुई थी जल्दी से बाहर आई। उसे जब जुबैर को देखा तो परेशान हो गई। वो एक जुनूनी इंसान लग रहा था। परी नीचे आई तो और जुबैर के सामने खड़ी हो गई। ये क्या कर रही है यहाँ पर? परी ने गुस्से से जुबैर को देते हुए पूछा, लेकिन जब उसकी नजर जुबैर के हाथ पर पड़ी तो परेशानी से उसके हाथ को थमा, जहाँ कांच लगने की वजह से खून निकल रहा था। आपका दिमाग तो ठीक है? परी ने दांत पीसते हुए जुबैर को देते पूछा, जो खामोश नजर से परी को देख रहा था। तुम तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, अब यहाँ क्या कर रही हो? जुबैर ने अपना हाथ झटकते हुए पूछा। जुबैर, आपके हाथ से खून निकल रहा है। परी ने आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जुबैर पीछे हो गया था। जरा सा खून निकला है, मर नहीं गया जब तुम इतना परेशान हो रही हो। जुबैर ने परी को देते हुए सच लहजे में कहा और वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया, जो आंखों में आंसू ले जुबैर को जाता हुआ देखने लगी थी। गलती जुबैर की थी और गुस्सा भी वही उसे दिखा रहा था। परी ने गहरा सांस लिया और अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिया। जुबैर का गुस्सा किसी तरह भी कम नहीं हो रहा था और शबनम को इस पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि जुबैर पर शक किया, और इसी बात ने उसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। कुछ देर सोचने के बाद जुबैर अपने कमरे से बाहर निकला, उस कमरे की तरफ गया जहाँ पर पड़ी थी। दरवाजा खुलते ही अंदर आया तो परी सामने खड़ी थी, जिसने जुबैर को देखते अपना रुख मोड़ लिया था। चलो कमरे में। जुबैर ने संजीदगी से परी को कांधे से पकड़कर उसका रूह अपने सामने करते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। परी ने जुबैर को देते हुए कहा। जुबैर ने नजर परी के सज्जे सुवरे रूह पर डाली और उसे समझने का मौका दिए बगैर उसे बाहों में उठा लिया, वहां से अपने कमरे में लेकर गया। जुबैर, छोड़ो मुझे। परी ने उसके सीने पर मुक्के मारते चीखते हुए कहा, और जुबैर ने उसे कमरे में जाते ही बेड पर फेंकने वाले अंदाज में बेड पर बिठाया। हुनवान उसे जुबैर को देख रही थी। वो अलमारी है, इसमें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद है, जाओ वो चेंज कर कराओ। अगर चेंज नहीं किया तो मिसिस, मैं खुद ये काम अपने हाथों से सारे अंजाम दूंगा, और यकीन करो मुझे बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जुबैर ने परी की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और खुद कमरे से बाहर निकल गया। परी आंखों में गुस्सा लिए दरवाजे को देख रही थी, जैसे वहां पर जुबैर खड़ा हो। हमें और कितना चलना होगा नायल? सीरत ने वहीं बैठे थकते हुए लहजे में कहा। वो दोनों काफी देर से चल रहे थे, लेकिन अभी भी इस जगह से बाहर जाने का रास्ता उनको नजर नहीं आया था। मैडम, मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ, जल्दी से उठो, हमें यहाँ से निकलना है। नायल ने संजीदगी से कहा, आप कब के बस यही कह रही हैं कि हमें निकलना है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तो हमें मिल नहीं रहा। सीरत ने गुस्से से नायल को देते हुए कहा, बैठने से तो रास्ता मिलने से रहा, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हम अब सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। नायल ने सिरत को बाजू से पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, जो मुंह बुसोड़े उसके साथ फिर से चल पड़ी, लेकिन उनको ज्यादा चलना नहीं पड़ा था और सड़क नजर आ गई थी। अब क्या करें? मोबाइल तो मेरी गाड़ी में ही रह गया था। नायल ने सड़क को देते हुए पूछा, ये लें मोबाइल, और किसी को कॉल करके बुला लें। सीरत ने अपने बैग में से मोबाइल निकालते हुए नायल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और नायल ने हैरानगी से पहले मोबाइल और फिर सीरत के चेहरे की तरफ देखा। तुम्हारे पास मोबाइल था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नायल ने दांत पीसते हुए सीरत को देखते हुए पूछा। आपने मुझसे पूछा ही नहीं था तो कैसे बताती? सीरत ने मासूमियत से कहा। सीरत, तुम नायल को समझ नहीं आई कि अपनी बीवी को किन अल्फाज से नवाजे। या अल्लाह, मेरी बीवी को अक्ल दे। नायल ने ऊंची आवाज में कहा और मोबाइल पर तालिश का नंबर डायल करने लगा। सीरत ने उसे घूरकर देखा था, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी। थोड़ी देर बाद तालिश वहां पर आ गया था और वो नायल को पहले अस्पताल लेकर गया था, जहाँ उसके बाजू की पट्टी की गई थी। नायल घर आया तो सीरत उसके लिए दूध गर्म करके लेके आई थी, क्योंकि उसने मेडिसिन लेनी थी। मिसिस, मेडिसिन तो मैं खा चुका हूँ, नायल ने सीरत को देखते हुए कहा। थोड़ी देर सब्र नहीं काटते थे आप? सीरत ने घूरते हुए पूछा। मिसिस, आपकी कुछ ज्यादा ही जुबान ही चलने लगी। नायल ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जो कि उसकी गोद में आगे बैठी थी। क्या कर रही हैं? अभी ये दूध गिर जाना था। सीरत ने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखते हुए कहा, ऐसा करो कि ये दूध तुम पी लो, जिस दिन तुम कमजोर हो ना, तुम्हें ही इसकी जरूरत है। नायल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, पहले तो आप मुझे मोटी कह रहे थे और अब मैं आपको कमजोर लग रही हूँ। सीरत ने नायल को देते हुए पूछा, जो हंस पड़ा था। तुम्हें क्या लगता है तुम स्मार्ट हो? नायल ने उल्टा उसे सवाल पूछा। जी बिल्कुल, मैं स्मार्ट ही हूँ, और अब सो जाए, सीरत ने वहां से उठते हुए कहा, और नायल को भी उसकी आंखें सुरख हो रही थी। सीरत ने लाइट ऑफ की और बेड की दूसरी जानब आकर लेट गया। नायल भी लेट गया था। उसके बाजू में भी दर्द कर रहा था, इसलिए सोना ही बेहतर था। और इसने सोच लिया था कि इस इंसान का अब क्या करना है जो उसकी बीवी के पीछे पड़ा हुआ था। नाइल ने उस चीज को घर छोड़ने के बाद तालिश कराया था। उसने घर में किसी को नहीं बताया था। कमरे में दाल हुआ तो शीरी शायद अभी नमाज पढ़कर फारग हुई थी। उसे देते ही तालिश मुस्कुरा पड़ा था। मिसिस, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तालिश ने शीरी के हाथों को थामते उसे सामने खड़ा करते हुए कहा, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने सोच लिया था कि जो भी सच है वो शीरी को बता देगा। वो नहीं चाहता था कि उनके दरमियान में कोई भी गलत फहमी आए। उस दिन
जिस लड़की का बार बार फोन आ रहा था वो मेरे दोस्त की बीवी थी, वो मेरी क्लास फेलो भी। उसका अपने शोहर से कुछ सीरियस किस्म का झगड़ा हुआ था और मेरे दोस्त ने गुस्से से उसे घर से निकाल दिया। और उस लड़की ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी, तो बस इसलिए मैंने दोनों की मदद की और अब दोनों में जो भी गलत फहमियाँ थी वो ठीक हो गई हैं। मेरे दोस्त ने अपनी बीवी से माफ़ी भी मांगी कि वो दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। तालिश ने पूरी तफसील श्री को बताते हुए कहा, और ये सब आप क्यों बता रहे हैं? श्री ने संजीदगी से कहा, क्योंकि उस दिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा रूड हो गया था, इसलिए मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई पहली और आखिरी लड़की हो। तुम्हें धोखा देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तालिश ने संजीदगी से कहा, लेकिन मैं आपसे सॉरी नहीं बोलूँगी क्योंकि गलती आपकी थी और लड़कियाँ कभी गलत नहीं होती। श्री ने नाक चुराते हुए कहा, जिस पर तालिश हंस पड़ा था। किसने कमबख्त ने कहा कि मैं तुम्हारे इन खूबसूरत लबों से सॉरी सुनना चाहता हूँ। तालिश ने श्री के करीब होते हुए उसके गुलाबी लबों को अपने अंगूठे से सिलाते गंभीर लहजे में कहा, मुझे उससे पहले श्री कोई बहाना बनाकर वहां से उठती। तालिश ने उसके बाजू को पकड़कर दोबारा अपने पास बैठाते उसकी सारी कोशिश नाकाम बना दिया था। मिसिस, इस वक्त आपको कोई काम नहीं है, अगर होगा भी तो मैं जाने नहीं दूंगा, समझी? तालिश ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। उसकी गहरी नजरों से श्री को अपनी नजरें झुकाने पर मजबूर कर गए थे। तालिश ने मुस्कुरा कर उसे खुद के करीब किया, उसके माथे पर बोसा दिया जिस पर श्री ने आंखें बंद कर ली थी। इब्तिसाम को किसी की मदद की जरूरत थी ताकि वो नायल से बदला ले सके, इसलिए वो अहमद के पास आया था। अगर तुम्हें नायल से बदला लेना है तो उसकी बीवी यानी अपनी बहन को उसे दूर करना होगा। नायल की जान तुम्हारी बहन में बसती है, अगर तुम उसे दूर कर देते हो तो तुम नायल ने वो सब कुछ करवा सकते हो जो तुम चाहते हो। अहमद ने संजीदगी से इब्तिसाम के तासाक देते हुए कहा, ठीक कह रहे हो, और सीरत से मिलना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। कुछ देर इब्तिसाम ने सोचने के बाद इब्तिसाम से कहा, इस मामले में तुम्हें अगर किसी भी किस्म की जरूरत होती है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ करना है कि नायल बच ना पाए। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नायल से क्या दुश्मनी है? इब्तिसाम ने हैरानगी से पूछा। उसके बाप ने ही अहमद के बारे में उसे बता दिया था, उसका कज़न है। मेरी उससे कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे उसे मारने का हुक्म दिया है, जिसे मैंने हर हाल में पूरा करना है। अहमद ने आधा झूठ और आधा सच बनाकर इब्तिसाम को बताया। तुम काम क्या करते हो? इब्तिसाम के अगले सवाल पर अहमद हंस पड़ा। बस ये समझ लो, कोई अच्छा काम नहीं करता, वही सब करता हूँ जो मेरा दिल करता है, जिसमें कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं अपनी मर्जी करता हूँ और खुश रहता हूँ। जो चीज़ मुझे आराम से नहीं मिलती उसे मैं खींच लेता हूँ, अहमद ने कहा। तो इब्तिसाम समझ गया कि अहमद क्या काम करता है, इसलिए उसने इस बारे में सर हिला दिया। पास्ट। बाबा साईं, मैं मीरा को तलाक देना चाहता हूँ, वो लड़की मेरे मतलब की नहीं है। इब्तिसाम ने दो टोक अंदाज में अपने बाप को देते हुए कहा, ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे वो कर लो। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? इब्तिसाम ने कन्फर्म करना चाहा, बेटा मुझे क्या मसला होगा, और मैंने बाबा के कहने पर तुम्हारा निकाह उस लड़की से किया था, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी है, सिकंदर ने कहा। तो इब्तिसाम हंस पड़ा। शुक्रिया बाबा साईं, इब्तिसाम ने कहा। वहां से उठकर जा चुका था। उसने अगले ही दिन तलाक के पेपर तैयार करवाए थे और पेपर्स लिए हुए हवेली में दाखिल हुआ था। मीरा अपने कमरे में थी जब इब्तिसाम बिना नाक के कमरे में दाखिल हुआ था। इब्तिसाम को देखते ही मीरा ने घबरा कर जल्दी से अपना दुपट्टा लिया था। यहाँ साइन करो, इब्तिसाम ने पेपर मीरा के आगे करते हुए कहा, जिसने नासमझी से पेपर की तरफ देखा था। ये क्या है? मीरा ने आस्की से पूछा। तलाक के पेपर हैं, इब्तिसाम ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। मीरा ने पेपर्स को पीछे करते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम साइन करोगी? इब्तिसाम ने मीरा को गर्दन से दबोचते उसका चेहरा खुद के करीब करते हुए गुस्से से पूछा। मीरा की आंखें खौफ से फैल गई थी। साइन करो वरना अभी तुम्हारी जान ले लूंगा, इब्तिसाम ने उसे पीछा दिखा देते हुए कहा, जो कि जोर जोर से बेड पे बैठते हुए खांसने लगी। करो साइन, इब्तिसाम ने उसके आगे पेपर फेंकते हुए कहा। जिसने बेबसी से एक नजर सामने खड़े इब्तिसाम को देखा, जो कहने को तो उसका शोहर था। मीरा ने कामते हाथों से तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए। इब्तिसाम ने पेपर वहां से उठाए और कमरे से चला गया। मीरा पीछे बेड पर बैठी बेबसी से रोने लगी थी। ये बात जब नीलम को पता चली तो पहले तो उसे यकीन नहीं आया था, लेकिन जब उसे सिकंदर से बात करनी चाहिए तो उसने नीलम को डांट कर चुप करवा दिया। नीलम भी बेबस थी, ना उसके पास नायल और तालिश का नंबर था कि दोनों मीरा के बारे में बता सकती। मीरा खामोश रहने लगी थी और काफ़ी बीमार भी हो गए थे। उसे अपने भाइयों की याद आती थी, लेकिन उसे रद्दा करने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मीरा ने इब्तिसाम के सामने आना बंद कर दिया था। यह दिन मीरा सिकंदर के कमरे के बाहर से गुजर रही थी जब अपने माँ बाप का नाम सुनकर वहीं पर रुके। इब्तिसाम और सिकंदर दोनों बातें कर रहे थे। बाबा साईं, शहरिया कहाँ है? इब्तिसाम ने अपने बाप को देखते संजीदगी से पूछा, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ उसके बाप ने हवेली में घुमाया था वो गलत था। वह न जाने कहाँ चला गया है। सिकंदर ने परेशानी से कहा, क्या मतलब है? इब्तिसाम ने हैरानगी से पूछा तो सिकंदर उसे उस दिन के बारे में बताने लगा कि किस तरह उसने शमीम और यासर को मरवाया था। तो आपने दोनों की जान ले ली? इब्तिसाम ने आम से लहजे में कहा। उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ था। मीरा के लिए यह इंकशाफ बहुत ही बड़ा था। मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख के अपनी सिसकी को रोका था। उसे अब
شہریہ کی بات یاد آ رہی تھی، اسے لگا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب دیوار کے ساتھ پڑا ہوا واس زمین پر گر گیا تھا، جس کی آواز اندر اور ابتسام نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ابتسام جلدی سے باہر آیا، اسے میرا کا دوپٹہ نظر آیا جو وہاں سے اوپر چھت کی طرف جا رہی تھی۔ ابتسام کو پتہ چل گیا تھا کہ میرا سب کچھ سن چکی ہے۔ ابتسام اس کے پیچھے چھت پر گیا تھا۔ میرا چھت سے کھڑی گہرے سانس لے رہی تھی۔ جب اس نے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کے احساس پر مڑ کر دیکھا تو پیچھے ابتسام کھڑا مسکرا رہا تھا اور میرا کا چہرہ پل بھر میں ابتسام کو دیتے ہوئے سفید ہوا تھا۔